Hello everyone, welcome to Entrepreneurship with Ease. This is AAA Ace Accounts with me अनिकांत. हम पढ़ रहे हैं 12th CBSE Entrepreneurship सिलेबस का चैप्टर बिजनेस अरिथमेटिक और ये टॉपिक डेडिकेटेड है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट कॉस्ट, यूनिट प्राइस एंड यूनिट ऑफ सेल. दोस्तों बहुत ही इजी टॉपिक है. अगर पूरे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बात करूं, दिस इज अ फेयरली इजी टॉपिक. और बिजनेस अरिथमेटिक के जो बाकी प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उन सभी के कंपैरिजन में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट ऑफ सेल काफ़ी ईजी है. तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, थियोरेटिकल बेस्ड, आई डोंट हैव मच टू शेयर. एक छोटी सी 2-3 डेफिनेशंस हैं वो आपको बताऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए. ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय आपको देना है इस टॉपिक को और एग्जाम के अंदर 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है. तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है. अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल के अंदर अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए. बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे. अगर चैनल को किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स हैं. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. चलिए दोस्तों, तो विद दिस डन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बिजनेस अरिथमेटिक टॉपिक है यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट ऑफ सेल. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यूनिट प्राइस इज. To be able to explain unit price in detail, I would first like to express what a unit is. Unit is a portion of a product or a service that is basically offered by the company. आसान शब्दों में कहूँ तो यूनिट वो क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट के नाम पर बेची जा रही है या सर्विस के नाम पे प्रोवाइड की जा रही है. जैसे कोई शॉपकीपर है, वो फर्नीचर सेल करता है, तो अगर वो टेबल सेल कर रहा है तो टेबल एक यूनिट हो जाएगी. मान लीजिए वो पूरा डाइनिंग टेबल एज अ सेट देता है, तो उसमें डाइनिंग टेबल अलॉन्ग विद द चेयर्स एज अ सेट आती है, तो फिर वो पूरा सेट एक यूनिट हो जाएगी. मान लीजिए एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका मॉनिटर आप परचेज कर रहे हैं, तो मॉनिटर एक यूनिट हो जाएगी. और अगर आप पूरा कंप्यूटर सिस्टम एज अ पैकेज ले रहे हैं तो कैबिनेट, योर एक्सेसरीज दैट इज कीबोर्ड, माउस एंड इंक्लूसिव ऑफ मॉनिटर एक यूनिट हो जाएगी. तो ये एक यूनिट होती है, एक प्रोडक्ट और एक सर्विस का मेजरमेंट स्टैंडर्ड. सर्विस के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो अब यूनिट किस कंटेक्स्ट में ली जाएगी, तो सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. उस हिसाब से हम यूनिट डिसाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ सैलून और अ ब्यूटी पार्लर, तो जो सर्विस प्रोवाइड हुई, फॉर एग्जाम्पल इट्स हेयर कट, तो एक हेयर कट एक यूनिट हो जाएगी. ठीक है. अगर फेशियल करवाया आपका तो फेशियल एक यूनिट हो जाएगी. अगर कोई कंसल्टेंट है तो उस कंसल्टेंट को वो टाइम को यूनिट की तरह कंसिडर कर लेता है कि मैंने आपको 1 आवर की कंसल्टेंसी दी या आपकी एक फाइल प्रोसेस करवाई. सो दीज आर बेसिकली यूनिट्स. बड़ा ही सिंपल सा फंडा है यूनिट. अब एक यूनिट को अक्वायर करने के लिए या वो सर्विस यूज करने के लिए जो कस्टमर को पे करना है वो यूनिट प्राइस हो जाती है. Unit price is basically the price that is to be paid to obtain 1 unit of a product, 1 unit of a product or a unit of service. ठीक है. तो यूनिट प्राइस की डेफिनेशन है वैल्यू चार्ज फ्रॉम कस्टमर फॉर 1 या सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. अब इसके अंदर एग्जाम्पल में मैंने जो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है वो कोट ही नहीं किए क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. कहने का मतलब है कि अगर आपने एक सेलफोन खरीदा तो एक सेलफोन जितने में मिल रहा है वो यूनिट प्राइस हो जाएगी. कैमरा खरीदा तो कैमरा जितने में मिल रहा है वो यूनिट प्राइस हो जाएगी. शर्ट खरीदा तो शर्ट जितने में मिल रहा है वो एक शर्ट की यूनिट प्राइस हो जाएगी. अगर आप हेयर कट कराते हो और हेयर कट के 300-400 रुपीज देते हैं तो वो यूनिट प्राइस हो जाएगी. वहीं कुछ यूनिक सर्विसेज होती है, लाइक आप यू आर पासिंग थ्रू अ रोड और वो गवर्नमेंट ने टेंडर कर रखी थी किसी थर्ड पार्टी को, उस बिल्डर को, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी आपसे टोल चार्ज कर रही है, तो वो टोल आपकी यूनिट प्राइस हो जाएगी. आप किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हैं आवर्स के बेसिस पे या कोर्स के बेसिस पे, तो कोर्स का अगर आप फीस पे कर रहे हैं तो वो कोर्स जो होगा वो यूनिट हो जाएगी और उस यूनिट के लिए आप जो फीस पे कर रहे हैं वो यूनिट प्राइस हो जाएगी. तो आई होप यूनिट प्राइस एकदम अच्छे से क्लियर है आपको. देन आते हैं हम यूनिट कॉस्ट पे. व्हाट इज यूनिट कॉस्ट? यूनिट कॉस्ट इज वेरी सिंपल. उस एक यूनिट को जिसकी आप यूनिट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उस यूनिट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट इंकर करनी पड़ी कंपनी को, वो यूनिट कॉस्ट होती है. अब उस यूनिट कॉस्ट के अंदर सारी कॉस्ट जोड़ देनी है, फिक्स्ड भी जोड़ देनी है और वेरिएबल भी जोड़ देनी है.
फिक्स्ड और वेरिएबल मैं बहुत डिटेल में ब्रेक इवन पॉइंट वाले वीडियो में बताता हूँ, चैनल पे अपलोडेड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, मतलब ज़्यादा यूनिट्स बनेंगी तो ज़्यादा लगेंगी, कम यूनिट्स बनेंगी तो कम लगेंगी, वो वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, अगर यूनिट बनी तो रॉ मटेरियल लगाना है, टेबल बनेगी तो टिम्बर लगेगा, टेबल बनेगी तो लेबर को लेबर चार्जेस देने, वेजेस देने, नहीं तो नहीं देने, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। वहीं अगर फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो उस कॉस्ट को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि कितनी यूनिट्स बन रही है, यूनिट ज्यादा बने कम बने ना बने, फिक्स कॉस्ट तो लगती ही लगती है। जैसे फैक्ट्री का रेंट, जैसे सुपरवाइजर की सैलरी। अब सुपरवाइजर को हमें सैलरी देनी है, ज्यादा प्रोडक्शन हो कम प्रोडक्शन हो, उसको सुपरविजन का फिक्स्ड पैसा मिलता है मंथली। रेंट है तो आप फैक्ट्री के अंदर 1000 यूनिट बना रहे हैं, 1 लाख यूनिट बना रहे हैं, या फैक्ट्री बंद पड़ी है तो भी रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, तो वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। यूनिट कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट का टोटल कर दिया जाता है। तो आपकी जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगी, जितना भी रॉ मटेरियल लगा उसका टोटल लगा दीजिए, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट जो लगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेबर वगैरह और दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस उनको ऐड कर दीजिए, फिर उसमें फिक्स कॉस्ट भी ऐड कर दीजिए, तो अब आपकी आई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को यूनिट्स से डिवाइड कर दीजिए तो एक यूनिट की यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, जो यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है, क्योंकि प्रोड्यूस करने वाली यूनिट्स पे आपकी कॉस्ट लगी है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, तो ये यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। करेक्ट है। देन कम्स द टॉपिक यूनिट ऑफ सेल। यूनिट ऑफ सेल बेसिकली वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड है जिसमें हम एक यूनिट को मेजर करते हैं। देखिए यूनिट अलग अलग हो सकती है, जैसे सैलून है तो वहां पे हेयर कट की यूनिट प्राइस हो सकती, यूनिट हो सकती है मेजरमेंट स्टैंडर्ड। अब हो सकता है कि किसी एक जनाब का हेयर कट करने में कम टाइम लगे, किसी का ज्यादा लगे, डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल एंड रिक्वायरमेंट्स, बट हेयर कट का हम पैसा चार्ज करते हैं, राइट। वहीं आप शर्ट परचेज करने गए हैं तो एक शर्ट की एक यूनिट प्राइस होगी, पर अगर आप क्लॉथ परचेज करने गए हैं तो फिर वो यूनिट मीटर हो जाएगी कि 1 मीटर कपड़े का इतना लगेगा, 2 मीटर का इतना लगेगा। आप अगर बेकरी में केक बनवाने गए तो वो पाउंड्स को एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड ले लेगा कि सर 1 पाउंड 2 पाउंड का केक है, या किलोग्राम्स ग्राम्स को ले लेगा, राइट। तो जिस स्टैंडर्ड से एक यूनिट को मेजर किया जाता है वो यूनिट ऑफ सेल हो जाती है, राइट। लिक्विड्स है तो लीटर्स हो जाएगी, फिक्स्ड प्रोडक्ट्स हैं तो ग्राम्स हो जाएंगी, ठीक है। शर्ट्स हैं तो पर पीस हो जाएगी, क्लॉथ है तो मीटर हो जाएगी। दिस इज यूनिट ऑफ सेल, वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड जिसमें एक यूनिट को मेजर किया जाता है। तो मेजरमेंट स्टैंडर्ड टू वैल्यू, मेजर, क्लासिफाई 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, दैट इज यूनिट ऑफ सेल। यूनिट ऑफ सेल क्या है? जैसे लीटर्स, ग्राम्स, पर पीस एक्सेट्रा। मेजरमेंट स्टैंडर्ड, वेरी कॉमन थिंग्स दैट वी विटनेस इन आवर डेली लाइफ। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं यूनिट प्राइस क्या है। यूनिट प्राइस एक यूनिट को जिस प्राइस पे ऑफर किया जाएगा कस्टमर को, वो यूनिट प्राइस है। उसी एक यूनिट को बनाने के लिए जो खर्चा लगा वो यूनिट कॉस्ट है। उसमें सारी कॉस्ट जोड़ देनी है, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। फिक्स के अंदर आ जाएगा हमारा रेंट वगैरह और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स वो कॉस्ट होती है, यहाँ पे एग्जांपल में नीचे ओवरहेड्स लिखा है। ओवरहेड्स आर बेसिकली दैट कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे एसोसिएट नहीं की जा सकती। देखिए दोस्तों, जैसे रॉ मटेरियल है, पता चल जाएगा एक प्रोडक्ट पे कितना लगा, लेबर है ये भी पता चल जाएगा एक प्रोडक्ट पे कितना लगा, बट सुपरवाइजर की सैलरी है। अब सुपरवाइजर पूरी फैक्ट्री को विटनेस कर रहा है, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, अब सुपरवाइजर की सैलरी ओवरहेड्स कहलाएगी, क्योंकि एक यूनिट पे कितनी लगी ये डायरेक्टली नहीं पता किया जा सकता, तो किसी सूटेबल बेसिस पे भेजा जाता है, वो ओवरहेड्स होते हैं। आपको खैर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपली जितना भी खर्चा लगा उसकी टोटल कर दो, वो टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट। और यूनिट ऑफ सेल क्या है? बहुत सिंपल, वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड जिससे हम एक यूनिट को मेजर कर रहे हैं। वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है। अगर मैं डाइनिंग टेबल एज अ सेट बेच रहा हूं तो टेबल इंक्लूसिव ऑफ शेयर एक यूनिट हो जाएगी। कंप्यूटर सिस्टम बेच रहा हूं पूरा, तो मॉनिटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस एंड ऑल दी अदर एक्सेसरीज दैट आर ऑफर्ड इन द पैकेज, वो पैकेज इन इटसेल्फ एक यूनिट हो जाएगी। और अगर आप एक एक प्रोडक्ट बेच रहे तो वो हो जाएगी, लिक्विड बेच रहे तो लीटर हो जाएगी। एंड आई नो यू व्हाट आई मीन टू से। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन होता है यूनिट प्राइस में से यूनिट कॉस्ट माइनस कर दीजिए। ऑफ कोर्स मैं जिस प्राइस पे प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा हूं वो थोड़ी ज्यादा होगी, तभी मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज ग्रॉस मार्जिन। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। ये 4 छोटी सी डेफिनेशन आप समझ लीजिए, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट, यूनिट ऑफ सेल्स एंड ग्रॉस मार्जिन।
ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको ले लेता हूं पहले। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या डेटा मिलेगा? क्वेश्चन के अंदर एक शॉप होगी, उसकी सेल्स की डिटेल दे रखी होंगी, बहुत सारी पर प्राइस यूनिट दे रखी होगी और बहुत सारी यूनिट सोल्ड दे रखी होंगी। सबसे पहले हमें पता कर लेना है कि एक्चुअली टोटल कितना माल बिका, टोटल सेल्स पता कर लीजिए, ठीक है। यूनिट प्राइस पता करनी है तो जितने में भी माल बिका यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स, जितना टोटल सेल हुआ उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट सोल्ड से। अब यूनिट सोल्ड के अंदर क्या यूनिट का मेजरमेंट स्टैंडर्ड है वो क्वेश्चन आपको बताएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सिलेबस में अब तक जितने भी टेक्स्ट बुक में बने हैं या पास्ट एग्जाम में आए हैं उसमें यूनिट ऑफ सेल नंबर ऑफ पर्सन होता है। कई कई जगह वो अपसर्ड लगेगा कि भाई ऐसे में यूनिट ऑफ सेल नंबर ऑफ कस्टमर्स या पर्सन्स क्यों लिया है, बट आप उसको आर्ग्यू मत करना। क्वेश्चन में 99.99% यूनिट ऑफ सेल जो होगा वो पर्सन्स होगा, यानी टोटल जो बिल हुआ, टोटल जो सेल हुई, जितने भी रुपए में माल बिका है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स, दोनों क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगी कि एक यूनिट की प्राइस क्या है, ठीक है। फिर बता रखा होगा कि इतना परसेंटेज कॉस्ट है, तो वो परसेंटेज लगा दीजिएगा प्राइस पे तो कॉस्ट पता चल जाएगी, प्राइस में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो अभी एक क्वेश्चन करता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले, अ ब्यूटी पार्लर हैड वेरिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स ड्यूरिंग 5 वीक्स, 5 वीक के अंदर तरह तरह के कस्टमर्स आए। दिस इंफॉर्मेशन एंड टोटल वीकली बिलिंग आर इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, व्हाट आर द यूनिट ऑफ सेल, यूनिट प्राइस इन दिस केस। इफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने में गुड्स बिक रहे हैं यानी कि कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ द सेल्स प्राइस। अब अगर क्वेश्चन आपको वेरिएबल कॉस्ट ही देता है तो आप यूनिट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट ही जोड़ोगे और ग्रॉस मार्जिन बेसिकली आपका यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट ग्रॉस मार्जिन हो जाएगा। टेक्निकली यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट करते हैं, टोटल कॉस्ट करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो ग्रॉस मार्जिन आता है। अब डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया। सो यूनिट प्राइस में से अगर हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और यूनिट प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट ही माइनस करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। तो ग्रॉस मार्जिन इज कंसेप्चुअली ग्रॉस मार्जिन इज यूनिट प्राइस माइनस ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब क्वेश्चन में अगर आपको टोटल कॉस्ट दे रखी तो आप टोटल कॉस्ट माइनस कर देना, ग्रॉस मार्जिन मांगे तो भी टोटल कॉस्ट माइनस कर देना, जो भी कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ द सेल प्राइस। सेल प्राइस मतलब यूनिट प्राइस, तो यूनिट प्राइस जो भी निकलेगी हमारी उसका 60% करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि कॉस्ट कितनी है, और 60% माइनस कर देंगे तो 40% हमारा ग्रॉस मार्जिन हो जाएगा। डेटा पढ़ते हैं, हमसे मांगा क्या है कि यूनिट ऑफ सेल क्या होनी चाहिए। तो देखिए 5 वीक का डेटा दिया हुआ है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और हर वीक डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कस्टमर्स आए। टोटल 80 कस्टमर्स आए हैं 5 वीक्स के अंदर हमारे इस ब्यूटी पार्लर में, करेक्ट। और टोटल बिल्ड अमाउंट दे रखा है, टोटल बिल्ड अमाउंट हर कस्टमर का इंडिविजुअल नहीं, 10 कस्टमर आए और इन 10 कस्टमर से टोटल बिलिंग कितनी हुई है, 1000 की हुई है टोटल बिल। पर कस्टमर बिल मुझे नहीं पता। वीक 2 में 17 कस्टमर्स आए थे और उनसे टोटल बिल्ड अमाउंट है 1445। सो बाय दिस वे 5 वीक में हमने टोटल बिल जो बना है हमारा, टोटल बिलिंग्स मतलब टोटल टेक्निकली कहूं तो इस ब्यूटी पार्लर की 5 वीक की सेल हुई है 11,600 रुपीज की। और इन 5 वीक्स में इन्होंने कितने कस्टमर्स को सर्व किया है, तो 80 कस्टमर्स को सर्व किया है। तो यहां पे अगर यूनिट ऑफ सेल लेना हो तो पर कस्टमर एक बहुत ही बढ़िया मेजरमेंट हो जाएगा, यूनिट ऑफ सेल। तो यूनिट ऑफ सेल इज नंबर ऑफ कस्टमर्स, राइट, एंड दैट इज 80, राइट गाइज। अब अगर हम बात करें कि सेल्स कितनी हुई है, तो टोटल सेल्स जो हुई है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टेक्स्ट बुक देखेंगे या सैंपल पेपर्स देखेंगे तो वहां पे टर्म यूज की जाती है टोटल बिल्ड अमाउंट। तो टोटल बिल्ड अमाउंट है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें पहले से कैलकुलेट करके दे रखा है, वो हो रहा है 11,600 का। अब हमें निकालना है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा टोटल बिल्ड अमाउंट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, जो भी क्वेश्चन में हमें दे रखा है,
डिवाइडेड बाय हमें करना है टोटल यूनिट्स ऑफ सेल, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में हाई प्रोबेबिलिटी से मिलेगी नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो मैं फॉर्मूले में ही नंबर ऑफ कस्टमर्स कर देता हूं। आई हैवंट सीन एनी क्वेश्चन इन माई एक्सपीरियंस जहां पे यूनिट ऑफ सेल नंबर ऑफ कस्टमर के अलावा दे रखी हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स ही मिलनी है। तो अप्लाइंग दी वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, टोटल बिल्ड अमाउंट है 11,600 रुपीज का, और नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे 5 वीक में हुए 80। तो एक कस्टमर पे कितना बिल हुआ ऑन एन एवरेज, 11,600 डिवाइडेड बाय 80, तो मेरी यूनिट प्राइस आ रही है ₹145। सिंबल वगैरह का ध्यान रखिएगा, कुछ मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो सकते हैं। तो पर यूनिट प्राइस मेरी कितनी हुई, 145। अब इन्होंने कहा है यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। यूनिट कॉस्ट, तो क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, कह रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या वेरिएबल कॉस्ट 60% है सेल्स प्राइस का। तो यहाँ पे सेल्स प्राइस 145 की, एक कस्टमर पे ऑन एन एवरेज 145 का बिल बनता है। तो यूनिट कॉस्ट क्या है, 60% ऑफ सेल्स प्राइस। और सेल्स प्राइस मैंने अभी अभी कंप्यूट करी है, वो है 145। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, 145 का 60% करना है सिंपली। तो 145 का 60% इज 87। तो 87 क्या हो गया, मेरा यूनिट कॉस्ट हो गया। करेक्ट है। अब मेरे को ग्रॉस मार्जिन अगर मांगा है, तो ग्रॉस मार्जिन इज नथिंग बट यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। So all I have to do is 145 minus 87. So that my friend is 58 रुपीज़ लगा दीजिएगा, तो कहीं मार्क्स डिडक्ट करने का स्कोप ना रहे एग्जामिनर के पास। दिस इज इट, दैट्स योर फाइनल आंसर। दिस इज दी होल कॉन्सेप्ट। ये ब्यूटी पार्लर का एक इलस्ट्रेशन, वेरी बेसिक। थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर आपसे मेहनत करवा सकते हैं, वो कैसे करवा सकते हैं मैं अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेशनरी सोल्ड इन 1 डे। टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। अ स्टेशनरी सोल्ड इन 1 डे द फॉलोइंग आइटम्स एट द प्राइजेस इंडिकेटेड। तो ये आइटम सेल आउट किए और इन प्राइजेस पे किए। तो स्टेशनरी की एक दिन की सेल देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट नोटबुक्स बेची इन्होंने, प्राइस पर यूनिट है 40, क्वांटिटी सोल्ड है 35। करेक्ट है। अब क्वांटिटी सोल्ड 35 यूनिट्स बेची हैं और एक यूनिट की प्राइस दे रखी है। ये डिफरेंस है, यहाँ पे एक ही प्राइस पर यूनिट मेंशन्ड है। तो टोटल स्टूडेंट नोटबुक बेचकर जो सेल्स हुई वो निकलेगी पर यूनिट प्राइस इनटू दी यूनिट सोल्ड। तो 35 बिकी है और एक 40 का है। तो 35 इंटू 40 पता चलेगा कि टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नोटबुक कितनी है। तो मेरे को टोटल सेल्स निकालनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट आई मेंट टू से, नोटबुक की भी पेन की भी। तो एक एफर्ट निकलेगा, मेरे को पहले सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी मेरे को पर यूनिट प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड दे रखी है, उससे मेरे को एक कॉलम बना के सेल्स निकालनी है। सेल्स निकलने के बाद सारी सेल्स की टोटल कर दूंगा, यूनिट ऑफ सेल से डिवाइड कर दूंगा। यूनिट ऑफ सेल नंबर ऑफ कस्टमर्स ही होगी, तो यूनिट प्राइस आ जाएगी। तो इसके लिए आपको एग्जाम के अंदर एक और टेबल बनाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यही टेबल नीचे वापस बन जाएगा। सो आई विल रिक्रिएट दिस टेबल। प्रोडक्ट्स, प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी सोल्ड और बिल्ड वैल्यू या बिल्ड अमाउंट। ठीक है ना, बिल कितना बनाया उसका। तो प्रोडक्ट है पहला नोटबुक्स। नोटबुक्स की प्राइस पर यूनिट है 40, क्वेश्चन में ही दे रखी। उसके बाद क्वांटिटी जो सेल हुई है वो है 35। अब चलो एक बार डेटा लिख लेते हैं क्वेश्चन का। इसके बाद पेन है, तो रेनॉल्ड्स पेन। रेनॉल्ड्स पेन है दोस्तों 40 पर यूनिट के, और इनकी क्वांटिटी बिकी है 40 की। इसके बाद आ जाते हैं इरेजर्स। इरेजर्स आर 5 पर यूनिट और 5 ही क्वांटिटी भी बिकी है। इरेजर्स के बाद आ जाते हैं स्केल पर। स्केल जो है वो 12 इंच प्लास्टिक सेल, मेजरमेंट तक 15 पर यूनिट उसकी प्राइस है, और 10 बिके हैं, ये क्वांटिटी 10 है। ओके। स्केल के बाद है फ्लिप चार्ट।
ये कोई चार्ट होगा, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट है स्टेशनरी का, और ये बिके हैं, इनकी प्राइस पर यूनिट है 10 रुपये का एक चार्ट है, और 5 चार्ट्स बिके हैं हमारी एक दिन के अंदर अंदर। और स्केच पेन है आगे, स्केच पेन, और स्केच पेन की 1 डज़न स्केच पेन है, प्राइस है 25 की, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये 1 डज़न की प्राइस है, और 3 बिके हैं तो ये 3 डज़न है। देखो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है प्राइस पर यूनिट, आई डोंट नो व्हाट इज 1 यूनिट इज। एक स्केच पेन 25 का सीम्स टू कॉस्टली, तो स्केच पेन 1 डज़न का पैकेट होता है, उस एक पैकेट की प्राइस है 25, मतलब उसके अंदर 12 स्केच पेन्स आएंगे, और क्वांटिटी सोल्ड हुई है 3, यानी 3 डज़न। एक पैकेट कंप्राइजिंग ऑफ अ डज़न यानी 12, 1 डज़न इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। क्वेश्चन में यहां स्पेसिफाइड नहीं है, तो एक अजम्पशन पे चल रहा हूं कि 3 डज़न बिके हैं और 25 पर डज़न वैल्यू है, ठीक है। अगर 25 पर यूनिट होता तो 3 डज़न बिके हैं, तो 3 इंटू 12 करता 36 यूनिट्स, 36 स्केच पेन होते। एक स्केच पेन 25 रुपीज का, तो 25 इंटू 36 करता तो सेल्स वैल्यू आती, बट वो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, राइट। तो आई एम अज्यूमिंग कि 25 पर डजन वैल्यू है और क्वांटिटी सोल्ड 3 डजन हुआ है। आई एम गोइंग बाय दिस अजम्पशन। एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन दिया है तो स्पेसिफाई करेगा एग्जामिनर, नहीं तो यू कैन गो विथ योर अजम्पशन एंड मेंशन दैट एज अ नोट, ठीक है ना। तो बिल्ड वैल्यू निकाल लेते हैं, 40 इंटू 35 दैट्स 1400, 40 इंटू 40 दैट्स 1600। 5 इरेजर बिके और 5 रुपए का एक इरेजर है, तो 25 रुपए इरेजर से आए हैं। 150 रुपीज़ हमने कमाए हैं स्केल बेचकर, 50 रुपए हमने कमाए फ्लिप चार्ट बेचकर, और स्केच पेन बेचकर हमने 25 इंटू 3 75 रुपीज़ कमाए हैं। इन सब की अब हम टोटल कर लेते हैं, तो टोटल बिल वैल्यू पता चल जाएगी। 1400 प्लस 1600 प्लस 25 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 75, तो दैट्स 3300। 3300 रुपीज़ क्या हो गई मेरी टोटल बिल वैल्यू हो गई। वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शॉपकीपर ऑल्सो फाउंड आउट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिल्स इशूड बाय हिम दैट देयर वर 50 कस्टमर्स। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स हमें बता दिया, number of customers which is my unit of sale which is 50 provided to us in the question itself, ठीक है ना। if customers is the unit of sale, question ने बोल दिया क्या है कि customers unit of sale है, यही होगा in all of the questions। what is the unit price in this case, तो unit price निकालना है। unit price would be equal to, my dear friends, the formula is total billed amount upon unit of sale, इधर है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स, राइट। तो टोटल बिल्ड अमाउंट है यहाँ पे हमारा 3300 का, और यूनिट ऑफ सेल है 50 की, राइट ना। तो 3300 डिवाइडेड बाय 50, तो 66 जो है वो हमारा यूनिट प्राइस हो गया, दैट इज आर यूनिट प्राइस। अब इसमें से अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा यूनिट कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा ग्रॉस मार्जिन। यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मुझे फिर से क्वेश्चन को रेफर करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या असिस्टेंस दी हमें। तो कह रखा है इफ कॉस्ट ऑफ ईच स्टेशनरी आइटम इज 75% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 75% क्या होता है, 75 का यूनिट प्राइस का 75% कॉस्ट है। तो यूनिट प्राइस है 66, तो 66 का 75% हमें करना है, तो यूनिट कॉस्ट पता चल जाएगी। तो 66 का 75% होता है 49.50। इसको माइनस कर दीजिए तो ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा 16.50 एंड दैट्स आर फाइनल आंसर, राइट गाइज। तो कुछ भी नहीं करना है, प्रोडक्ट दे रखा था, प्रोडक्ट को पहले प्रोडक्ट सारे लिख लीजिए, उनकी प्राइस पर यूनिट लिख लीजिए, प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी सोल्ड से। तो 40 इंटू 35, 40 इंटू 35 दैट्स 1400, फिर 40 इंटू 40 दैट्स 1600 एंड सो ऑन।
फिर उससे आपको टोटल बिल वैल्यू पता चल जाएगी, टोटल बिल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स, दैट वुड बी योर यूनिट प्राइस। उस पे आप यूनिट कॉस्ट का परसेंटेज लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द यूनिट कॉस्ट, और यूनिट प्राइस में से यूनिट कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज योर ग्रॉस मार्जिन। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए, ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। एक ग्रोसरी स्टोर है, सोल्ड इन अ डे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द इंडिकेटेड प्राइस बिलो। तो उसने एक दिन के अंदर ये दाल, चिली पाउडर, सॉल्ट, चिप्स, जूस पैकेट्स बेचे हैं, प्राइस पर यूनिट दे रखी है, क्वांटिटी सोल्ड दे रखी है। तो मैं यहाँ इसको रीराइट नहीं करता हूँ, लेट्स सेव सम टाइम। मैं क्वेश्चन के अंदर ही एक और कॉलम बना दूंगा इधर बिल्ड वैल्यू का, और बिल्ड वैल्यू में ऑल आई नीड टू डू इज प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो 40 इंटू 35 कुछ 1400 का हो गया ये। 40 इंटू 10 400 रुपीज़ का चिली पाउडर बेचा है, 25 रुपीज़ का हमने सॉल्ट बेचा है, 150 रुपीज़ के हमारे चिप्स बिके हैं, और जूस बिका है, 5 पैकेट्स बिके और 5 रुपये का एक पैकेट है, तो 25 रुपीज़ का हमारा जूस का बिल हो गया। इन सभी की मैं टोटल करूँगा तो मेरे को टोटल बिल्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल कर लेता हूँ, 1400 प्लस 400 दैट्स 1800 प्लस 25 प्लस 150 प्लस 25, सो दैट्स 2000। तो मेरा टोटल जो है, मेरा टोटल जो बिल बना है वो 2000 रुपए का बना है। शॉपकीपर ऑल्सो फाउंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिल्स इशूड बाय हिम देयर वर 50 कस्टमर्स। तो यूनिट ऑफ सेल क्या हो गई, 50 कस्टमर्स। तो यूनिट प्राइस वुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा, टोटल बिल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या यूनिट ऑफ सेल या नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो 2000 इज माय टोटल बिल वैल्यू डिवाइडेड बाय माय यूनिट ऑफ सेल दैट इज 50। तो 2000 डिवाइडेड बाय 50, ये 40 रुपीज़ जो है ये मेरा यूनिट प्राइस आ गया। अब आगे बोला हुआ है कि कॉस्ट ऑफ ईच ग्रोसरी आइटम इज 75%। क्वेश्चन में पीछे कह रखा था कि इफ कस्टमर इज यूनिट ऑफ सेल, ये क्वेश्चन में ज़रूर से बता रखा होगा। तो यूनिट कॉस्ट जो होगी वो कह रखा है कि 75% ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो 40 का मेरे को सिंपली करना है 75%, तो मुझे यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। तो 40 का 75% दैट्स 30 रुपीज़, ये मेरी यूनिट कॉस्ट हो गई। एंड यूनिट कॉस्ट माइनस यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट इज माय ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन 10 पर यूनिट हो जाएगा एंड दैट इज इट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। भूलिएगा मत, वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स वगैरह पूछिएगा। अगर कुछ और भी वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन मेरे चैनल से रिलेटेड आप देना चाहते हैं, प्लीज़ यूज़ दी कमेंट सेक्शन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। बेल आइकन दबाना मत भूलना। सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर से दबा दो। दैट हेल्प्स माई चैनल टू ग्रो एंड दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। Please stay subscribed to the channel even if you have passed your respective examination। चैनल की किसी भी तरीके से आप हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स गिवन है। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन मेरे से कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते, आपको लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन हम डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे मिलूंगा। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज सी अनिकांत कुणावत। तो वहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल मेक बेस्ट एफर्ट्स टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव। चैनल के अंदर पूरा सिलेबस है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसका आप बेस्ट यूज़ लीजिएगा। कुछ अकाउंटेंसी वीडियोज़ भी हैं, उनकी भी आप हेल्प लीजिएगा। और किसी तरह के वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं चैनल पे बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। आई विश यू हैव अ ग्रेट डे टुडे।